आइए आज आपको एक सच्चा किस्सा सुनाते हैं। ये 1922 की बात है। टोरंटो का एक हॉस्पिटल है जिसके आईसीयू में 6 बच्चे कोमा में एडमिटेड हैं। ये कोमा इनको ज़ियाबतीज़ टाइप 1 की वजह से है। उस जमाने में ज़ियाबतीज़ एक लाइलाज मर्ज तस्वर किया जाता था। उस जमाने में अगर किसी को ज़ियाबतीज़ टाइप 1 हो जाता तो उसकी जिंदगी बहुत ही मुश्किल होती थी। अक्सर तौर पर तो उसको डेथ सेंटेंस या सजाए मौत भी कहते थे कि अगर किसी को ज़ियाबतीज़ टाइप 1 हो गया तो एक लाइलाज ऐसा मर्ज है जिसका कोई इलाज नहीं है। मगर आज इन बच्चों की जिंदगी में एक मौजज़ा होने वाला है, क्योंकि आज डॉक्टर्स एक नई दवाई जो कि अभी अभी ईजाद हुई है उन मरीजों पे इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं। तो इन 6 मरीजों को वो दवाई दी गई। जैसे ही वो छठे मरीज को ये दवाई देने वाले थे तो इनके कानों में पहले मरीज की लवाकीन की खुशी के साथ चीखें और रोने की आवाज आने लगी, क्योंकि इस दवाई ने काम कर दिखाया था और जिस पहले मरीज को ये दवाई दी गई थी उसमें कोमा से बाहर निकलने के आसार नमूदार हुए थे। तो जो दवाई उन मरीजों को दी गई थी उससे दुनिया आज इंसुलिन के नाम से याद रखती है। तो आइए आज बात करते हैं कि इंसुलिन की इजाद कैसे हुई और ये मौजज़ाती दवाई आज जो दस्तयाब है वो इब्तिदा उसकी कैसे हुई है। साइंस की हर इजाद की तरह इंसुलिन भी किसी एक दिन में इजाद नहीं हुई। इंसुलिन की इजाद के पीछे भी बहुत सारी और इजादात शामिल है। जैसा कि 19वीं सदी के आखिर में ही 2 जर्मन साइंसदान मिकोविंस्की और मेरिंग, इन दोनों ने ये पता चला लिया कि पेनक्रियाज जो हैं वो ज़ियाबतीज़ में उनका एक अहम रोल है। मगर इंसुलिन की इजाद का सारा 2 साइंसदानों को जाता है। एक है डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग और दूसरे हैं डॉक्टर चार्ल्स बेस्ट। डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग एमबीबीएस किया हुआ था और वो मिलिट्री में सर्जन थे, मगर उनका दिमाग साइंसी इजादात की तरफ बहुत ज़्यादा माइल था। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि अपने एक कुत्ते के ऊपर तजर्बात किए। एक कुत्ते का उन्होंने पेनक्रियाज निकाल लिया और दूसरे कुत्ते के पेनक्रियाज की जो डक्ट होती है, नाली होती है, उसको उसने बांध दिया। वो डक्ट बांधने के बाद उस कुत्ते में भी वही अलामात जाहिर हुई जो कि ज़ियाबतीज़ के मरीज में जाहिर होती हैं। बाद में डॉक्टर बेंटिंग ने वो जो पेनक्रिया निकाला था उसका एक्सट्रैक्ट उस कुत्ते को दिया और उन्होंने तजर्बे से ये साबित किया कि जब वो एक्सट्रैक्ट या उस पेनक्रियाज का निकला हुआ मटेरियल उसमें दाखिल किया गया ज़ियाबतीज़ वाले कुत्ते में तो उसके अलामात में बेहतरी वाक़ई हुई है। मगर उस वक्त डॉक्टर बेंटिंग के पास इतने वसाइल नहीं थे कि अपने इस छोटे से तजर्बे को बड़े पैमाने पर कर सके। तो वो टोरंटो की एक हॉस्पिटल के प्रोफेसर मैक्लॉयड्स के पास चले गए, जो कि उस वक्त एक नामी गिरामी शख्सियत थी। डॉक्टर मैक्लॉयड ने जब डॉक्टर बेंटिंग की ये थ्योरी देखी तो पहले 2 मरतबा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता था। मगर बाद में डॉक्टर मैक्लॉयड मान गए और डॉक्टर बेंटिंग को अपना तजर्बा बड़े पैमाने पे करने के लिए अपनी लेबोरेटरी दी, 10 कुत्ते दिए तजर्बे करने के लिए और अपना एक होनहार शागिर्द डॉक्टर चार्ल्स बेस्ट उनके साथ एज असिस्टेंट लगाया कि वो मजीद तजर्बा कर सकें अपने इस थ्योरी पे। डॉक्टर बेंटिंग और डॉक्टर चार्ल्स की ये थ्योरी बहुत ताकतवर तो थी, मगर इब्तदाई तौर पर उनमें इतना असर नहीं हो रहा था, इतनी शुगर लेवल कम नहीं हो रही थी। वो जो मटेरियल पेनक्रियाज से निकाल रहे थे वो इतना प्यूरिफाइड नहीं था। वो लगाने से स्किन के रिएक्शन भी हो जाता था और ग्लूकोज लेवल भी इतनी कम नहीं आ रही थी। तो उनकी मदद के लिए एक आए डॉक्टर कोलप। वो बायोकेमिस्ट थे। उन्होंने नई नई टेक्निक के साथ वो पेनक्रियाज से वो जूस निकाला कि जिसमें इंसुलिन शामिल थी और वो इन्होंने अगर जानवरों पे दिया तो उसके इंतहाई मुफीद असरात जाहिर हो गए। इन साइंसदानों की ये काविश ने ना सिर्फ मरीजों की जिंदगी बदल दी बल्कि उनको नोबेल प्राइज से भी 1923 में नवाजा गया। डॉक्टर मैक्लॉयड और डॉक्टर बेंटिंग को मेडिसिन और फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज इनाम दिया गया। नोबेल प्राइज मिलने की कहानी भी कोई कम ड्रामाई नहीं है। दोनों ही डॉक्टर मैक्लॉयड और डॉक्टर बेंटिंग नाराज हो गए, मगर अलग अलग वजूहात के बिना पे। डॉक्टर बेंटिंग नाराज इसलिए थे कि
डॉक्टर मैक्लॉयड को क्यों अवार्ड दिया गया, क्योंकि डॉक्टर मैक्लॉयड का काम सिर्फ उनको रिसोर्सेज फराहम करना था और उनकी इस रिसर्च को दूसरे साइंसदानों तक पहुंचाना था। जबकि डॉक्टर मैक्लॉयड जो है वो नाराज हो गए कि जो इनाम था वो डॉक्टर कोलब को भी मिलना चाहिए था। मगर आखिर में ये हुआ कि अवार्ड तो डॉक्टर मैक्लॉयड और बेंडिंग को ही मिला, मगर जो इनामी रकम हुई थी वो दोनों ने डॉक्टर चार्ल्स और डॉक्टर कोलब के साथ शेयर कर दी। मगर इंसुलिन की कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि मरीज को पूरी ज़िंदगी मुसलसल बहुत मर्तबा इंसुलिन का इंजेक्शन लगना चाहिए था और वो इंसुलिन उस वक्त जानवरों से ही हासिल किया जाता था। तो ये बहुत मुश्किल था कि इंसुलिन जो है इन सारे मरीजों को कैसे मुहैया की जाए। इस बात से अंदाजा लगा लें कि 750 मरीजों को पूरे साल भर की इंजेक्शन लगाने के लिए उस वक्त इनको 25,000 जानवर यूज करना था। ये बहुत बड़ी तादाद थी। मगर 1978 में एक और ड्रामाई तब्दीली आ गई कि डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की वजह से उन्होंने पहली इंसुलिन जो है वो लेबोरेटरी में तैयार शुदा वो इजाद कर ली। और आज जो हम इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी जानवर के सोर्स से नहीं मिलती, मगर वो लेबोरेटरी में तैयार की ही इंसुलिन ही है। पहले के मुकाबले में ये बहुत ही ताकतवर और काफ़ी मौसर है। आज की कहानी से पता चला कि किस तरह से साइंसदानों की अनथक मेहनत की वजह से इंसानी ज़िंदगी, जो कि पहले बहुत ही मुश्किलात का शिकार थी, आज बहुत ही आसान हो गई है।